हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई को। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमें किस टाइम में, कितने टाइम में इनवॉइस इश्यू कर देना है और किस सप्लाई के लिए हम किस टाइम को कंसिडर करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलरली किसी सप्लाई की, चाहे वो सर्विस की सप्लाई हो या गुड्स की सर्विसेज हो, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स हो और सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। उस सर्विस के, उस सप्लाई के लिए हमें वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है एज पर सेक्शन 50। अगर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो then as per the rule 27 to 29, and in any case the value of supply is not decided as per the rule 27, 28, 29, then we have option to calculate the value of supply as per rule 30 and 31। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को हमने लास्ट सेशन में कंसिडर किया। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई, विच मींस कि पर्टिकुलरली किसी सप्लाई के लिए इनवॉइस कितने टाइम में इश्यू होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस सप्लाई है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई मींस कि पर्टिकुलरली किसी वर्क को चलते हुए, किसी काम को चलते हुए 3 months से ज्यादा हुए, exceeding the 3 months, if any contract exceed the 3 months it will consider as a continuous supply। फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है, रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है। रिवर्स चार्ज मींस कि इन रिवर्स चार्ज द रिसिपिएंट हैज टू पे टैक्स इंस्टेड ऑफ सप्लायर। टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। ठीक है, रिवर्स चार्ज क्लियर आज के सेशन में। और अगर सर्विसेज है तो हमें कितने टाइम में इशू कर देना है, विद इन 30 डेज। क्लियर? तो आज के सेशन में हम बेसिकली ये सब चीज डिस्कस भी करेंगे और इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मीन क्या हुआ कि टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर। टैक्स नॉर्मल केस की बात करते हैं तो टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर। बट इन रिवर्स चार्ज टैक्स विल बी पेएबल बाय द रिसिपिएंट। क्लियर? सो ऑप्शन क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सेकंड वन इज ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, एंड ये ऑप्शन इज आइदर ए और बी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई मींस इनवॉइस कितने टाइम में इशू होना चाहिए इन द फॉरवर्ड चार्ज। सो आंसर इज डेट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सिंपली, इन सिंपल मींस अगर सपोज ड्यू डेट है इशू की, इनवॉइस इशू करने की 30th अप्रैल, 30th अप्रैल क्या है? ड्यू डेट है इशू करने की इनवॉइस की, इतने टाइम तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर? इनवॉइस इशू कब हुआ? 12th अप्रैल को। तो whichever is earlier कि इनमें से जो पहले होगा या इनमें से कोई भी टाइम, कोई भी इवेंट जो पहले हैपन होगा उससे हम कंसीडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर? ऑप्शन क्या था? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच मींस कि अगर पहले हमने इनवॉइस इशू कर दिया या जो हमारे पास ड्यू डेट है इशू करने की इनवॉइस की, आइदर ए और बी, इनमें से जो इवेंट पहले हैपन होगा उस इवेंट पे उस डेट को हम कंसीडर करेंगे एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The date on which the supplier receives the payment shall be कंसिडर कब किया जाएगा कि पेमेंट रिसीव हो गया? या तो बुक ऑफ अकाउंट्स में, जिस दिन बुक ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया है, बुक ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया है, या हमारे बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, या तो बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है या हमने बुक ऑफ अकाउंट्स में उसे एंटर किया है, whichever is earlier। क्लियर? द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट shall be the date on which payment is entered in his book of accounts, or the date on which payment is credited to the bank account, whichever is earlier। इन दोनों इवेंट में से जो इवेंट पहले होगा, या तो बुक ऑफ अकाउंट्स में हमने पहले एंटर कर लिया या हमारे बैंक अकाउंट में पहले क्रेडिट हो गया,
उसी डेट को हम कब क्या कंसीडर करेंगे कि सप्लायर ने पेमेंट रिसीव किया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the time of supply in accordance with the provision of Section 12 of the CGST Act 2017 in case of supply involves movement of goods. If, if supply involves the movement of goods, the time of supply will be the date of invoice, which means अगर supply किसे involve कर रही है, movement of goods. Movement of goods मतलब जब goods deliver हो रहे हैं, clear? उस डेट को इस कंडीशन में, इन केस में हम किसे टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे कि जिस दिन हमने इनवॉइस इशू किया है, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 of the CGST Act 2017 in case of supply involves movement of goods, that is date of invoice. On the date of invoice shall be treated as a time of supply in case when the supply involves the movement of goods. Movements किसका है? Goods का। Supply हो रही है goods की, involves क्या कर रहे हैं? Movement of goods. Clear? Time of supply कब consider करेंगे? When the invoice was issued. When the invoice is issued. जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है मींस हमारा बिल इशू हुआ है, सप्लायर ने बिल इशू किया है, उस दिन हम उससे कैसे कंसीडर करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which अगर सप्लायर ने कुछ एडिशन रिसीव किया है, कुछ वैल्यू एडिशन रिसीव किया है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, डिलेड पेमेंट, अगर कोई पेमेंट होना था सप्लाई, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को पेमेंट कंसिडर कंप्लीट होना था, अगर किसी सप्लायर ने 4 जुलाई को कोई डिलेड पेमेंट, लेट फी या इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो हुआ किससे रिलेटेड? किससे? जो मेन सप्लाई हुई थी ऑन 1 जुलाई, रिलेटेड तो उसी से जो 1 जुलाई को मेन सप्लाई हुई थी उसी से रिलेटेड है। उसकी वैल्यू में एडिशन हुआ, उसकी वैल्यू से एडिशन हुआ, उस वैल्यू एडिशन के लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई कब कंसीडर करेंगे? ऑन द डेट व्हेन इट वाज रिसीव्ड, उस डेट को तब वो रिसीव्ड हुआ है टू द सप्लायर। सप्लायर को जब वो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जब वो वैल्यू एडिशन रिसीव हुआ है, उस टाइम पे उस डेट को हम कंसीडर करेंगे वैल्यू एडिशन। क्लियर? तो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने अगर किसी सप्लायर ने वैल्यू एडिशन रिसीव किया है इन टर्म्स ऑफ लेट पेमेंट, डिलेड पेमेंट, फीस, चार्ज, कमीशन, तो उसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे कब? द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जिस दिन उसने उस वैल्यू एडिशन को रिसीव किया है उसी डेट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the tax invoice must be issued by on supplies made by the tax invoice must be issued by on supplies made by tax invoice किन supplies पे issue होता है? Every registered person not paying tax under composition scheme. अगर कोई person taxable supplies कर रहा है, taxable supply कर रहा है और he is not paying the tax under composition scheme के अंडर वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो उस हर सप्लाई पे उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनवॉइस मस्ट बी इशूड एट द ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, व्हिच मींस जब हम गुड्स का रिमूवल कर रहे हैं मींस गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, गुड्स को अगर डिलीवरी कर रहे हैं, पार्सल भेज रहे हैं या गुड्स को अपने गोडाउन से या शॉप से हटा रहे हैं द मींस सप्लाई रिसिपिएंट उसे रिसीव कर रहा है या उसे लेके जा रहा है, उस टाइम पे हमें एक इनवॉइस इशू करना है, व्हिच मींस एन इनवॉइस मस्ट बी इशू एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जब गुड्स की डिलीवरी हो रही है या रिसिपिएंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स को अपने साथ रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम पे रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे हमें क्या करना है? इनवॉइस इशू करना है। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ गुड्स sent on sale on approval basis, invoice has to be issued. अगर गुड्स सेंड हुए ऑन अप्रूवल बेसिस
अप्रूवल बेसिस के लिए और अप्रूवल रिटर्न बेसिस के लिए प्रोविजन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पहला केस क्या है, अगर गुड्स सेंड हो रहे हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंड हो रहे हैं ऑन द अप्रूवल बेसिस, नाउ इनवॉइस हैज टू बी इशूड when the recipient accepts the goods or 6 months from the date of supply, whichever is earlier. And simple means गुड सेंड कैसे हो रहे हैं, ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे सब गुड सेंड हो रहे हैं। इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए, जिस टाइम पे रिसिपिएंट ने गुड्स को रिसीव किया है, विच मींस रिसिपिएंट एक्सेप्ट्स द गुड्स, रिसिपिएंट क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्लियर। और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। या तो आज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 1 मार्च को सप्लाई हुई, 4 मार्च को रिसिपिएंट ने उसे रिसीव किया, ठीक है। 4 मार्च को रिसिपिएंट ने उसे रिसीव किया ऑन 6 मार्च, तो ड्यू डेट क्या हुई, और 6 सितंबर, whichever is earlier on the 4th March और 6 सितंबर। इस टाइम ड्यूरेशन के अंडर उस सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू होना चाहिए, क्लियर। विच मींस अगर गुड सेंड हो रहे हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, तो रिसिपिएंट जब उसे रिसीव कर रहे हैं उस दिन पे या विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम ड्यूरेशन में उसका इनवॉइस इशू होना चाहिए और उससे हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time of supply of goods liable to tax under reverse charge mechanism? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसे गुड्स को टैक्सेबल करना है, वो सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे कंसीडर करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस द टैक्स विल बी पेएबल बाय द रिसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर, ठीक है। अब इसे हम टैक्सेबल कैसे करेंगे, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स रिसीव हो रहे हैं बाय द रिसिपिएंट, date on which payment is made by the recipient, clear, and date immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier। और लास्ट कि सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया उसके 30 दिन के अंदर और या फिर गुड्स रिसीव्ड हो गए बाय द रिसिपिएंट या रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया। इन तीनों कंडीशंस में जो कंडीशन पहले हो गई, या तो गुड्स का पेमेंट पहले हो गया या गुड्स पहले रिसीव्ड हो गए या विद इन 30 डेज का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, जिस भी डेट पे जो भी डेट पहले हैपन होगी उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time of supply of vouchers when the supply made in respect of to the voucher is identifiable? वाउचर्स गिफ्ट हुए, उनके वाउचर्स को अगर उनकी वाउचर्स की डेट आइडेंटिफाइबल है तो किसे टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर्स, जिस डेट पे वाउचर्स इशू हुए। एंड सेकंड केस, इफ द वाउचर डेट ऑफ वाउचर्स नॉट आइडेंटिफाई, डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस डेट पे हम उन पॉइंट्स को या उन वाउचर्स को रिडीम करेंगे उस डेट को हम कंसीडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर्स, एंड इफ केस इज नॉट आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ रिडम्पशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विस का केस है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस की सप्लाई हुई है, उसका इनवॉइस इशू हो गया विद इन 30 days, सप्लाई हुई थी 1 अप्रैल को, इनवॉइस इशू हो गया विद इन 30 डेज, मींस 30 अप्रैल तक इनवॉइस इशू हो गया। उसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई कब कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। जिस दिन सप्लायर पेमेंट को रिसीव कर लेगा और जिस दिन डेट ऑफ इनवॉइस इशू हुआ है, इन दोनों इवेंट में से जो इवेंट पहले हैपन होगा उस डेट को हम कंसीडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, क्लियर। Date of issue of invoice or date on which the supplier receives the payment, clear. Now next one, what is the time of supply of service if the invoice is issued within 30 days
from the date of supply, sorry same question है तो again the answer will be same, कि with the date of issue of invoice or recipient pay the payment, means supplier receives the payment whichever is earlier. Clear? Now next question is, what is the time of supply of service if the invoice is not issued within 30 days from the date of supply of service and no advanced payment received? सेकेंड केस क्या है कि पेमेंट भी रिसीव नहीं हुआ और 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं हुआ, सप्लाई के 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं हुआ और उस सप्लाई से रिलेटेड कोई एडवांस पेमेंट भी सप्लायर ने रिसीव नहीं किया, तो इस केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या देखेंगे? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जिस डेट पे सर्विस कंप्लीट हुई है उस डेट को हम कंसिडर करेंगे एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? Now next question. Continuous supply of services means a supply of services who provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months with periodic payment obligation and includes supply of such services, the government subject to such condition as may be notified in the specified. कॉन्टिन्यूस सप्लाई हम कंसिडर करते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर वर्क या कॉन्ट्रैक्ट कब से एक्सीड हो रहा है? 3 मंथ से एक्सीड हो रहा है, दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई। क्या? अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में हम ड्यू किसे कंसिडर करेंगे एज अ टाइम ऑफ सप्लाई? नाउ इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट is ascertainable from the contract invoice shall be issued. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई मींस एक्सीडिंग 3 मंथ्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट है एक्सीडिंग 3 मंथ से कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है, इसके केस में ड्यू डेट है, जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो क्या है? सर्टेनेबल है, हमें कंफर्म है कि इतनी डेट तक उसका पेमेंट हो जाना चाहिए था, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जो डेट कंसिडर है उससे पहले और उसके या तो उसी डेट को या उससे पहले इनवॉइस मस्ट बी इशूड। क्लियर? अगर एंड इन केस अगर ड्यू डेट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सर्टेनेबल नहीं है, सो बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। एक केस क्या हुआ कंटिन्यूस सप्लाई में कि तब ड्यू डेट सर्टेनेबल है, तो जिस दिन जो ड्यू डेट है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस मस्ट बी इशूड। ठीक है। सेकेंड केस इज दैट इफ एनी टाइम the due date is not certainable from the contract, invoice shall be issued before or at the time when the supplier receives the payment. When the supplier receives the payment, जिस दिन supplier receive करेगा पेमेंट को उस दिन या उससे पहले, before or at the time when the supplier receives the payment, उस टाइम से पहले ड्यूरेशन में हमने उसका इनवॉइस इशू कर देना है कंटिन्यूस सप्लाई का। कंटिन्यूस सप्लाई किस केस में? जब ड्यू डेट सर्टेनेबल नहीं है। क्लियर? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? ड्यू डेट ऑफ सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम कैसे इनवॉइस इशू करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंसीडर करेंगे? ध्यान से देखना इस चीज को। डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट एंड डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। गुड्स की सर्विस में, गुड्स के केस में, सप्लाई ऑफ गुड्स में अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने क्या देखा था कि जिस दिन पेमेंट उसे रिसीव्ड हुआ है या विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में क्या है कि जब रिसिपिएंट डेट ऑफ पेमेंट उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में एंटर्ड हुए, बुक ऑफ अकाउंट्स में उसने अपने पेमेंट को एंटर्ड किया है उस डेट को, या विद इन 60 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस, within 60 days from the supply of service the time of supply will be considered. Clear? Whichever is earlier, इन दोनों केस में
जो इवेंट पहले हैपन होगा उस डेट को, उस टाइम को हम क्या कंसीडर करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time of supply of service in case an associated enterprise receive the service from provider located outside India? सप्लायर कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया का। सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, कोई एसोसिएशन है, एस्टैब्लिश है इन इंडिया। सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया एंड द रिसिपिएंट इज इन इंडिया। क्या? तो इस केस में हम कैसे टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। क्लियर? इन दोनों केस में सेम केस पे डेट पे, या तो किसी डेट को हमने पेमेंट कर दिया, वो डेट पहले हैपन हुआ, वो इवेंट पहले हैपन हुआ, या जिस दिन उस एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बुक्स में पेमेंट की एंट्री हुई वो डेट पहले हैपन हुआ, तो विच एवर इज अर्लियर उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस where the supplier is established outside India and the recipient established in India. Clear? Now next question, how is the date of receipt of consideration by the supplier determined? How is the date of receipt of consideration by the supplier determined? The date on which payment entered in his book of accounts or the date on which payment credited to bank of account, whichever is earlier। supplier payment consider कब करेगा कि उसे payment received हुआ है। इन दो केसेस में से जो पहले होगा, या तो बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो गई या उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, या तो बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है या उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो गई। इन दोनों केस में जिस भी डेट को, जो भी डेट पहले हैपन हो रही है, जो भी डेट पहले अराइज हो रही है, उस डेट को वो क्या कंसिडर करेगा कि उस डेट को सप्लायर को पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time of supply of service for the supplier of taxable service up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the taxable invoice? अगर सप्लाई का अमाउंट 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, किसमें इंडिकेटेड है, इनवॉइस में, इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब कैसे कंसीडर होगा, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन। जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस डेट की है, सप्लायर की जो इनवॉइस डेट है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन, या फिर जिस दिन उससे कंसिडरेशन रिसीव हुआ है। क्लियर? आज के सेशन में हमने बहुत सारे प्रोविजंस को कंटिन्यूअली, बहुत सारे प्रोविजंस को अच्छे से डिस्कस किया, उनका वापस से एक बार हम रिवीजन लेते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, कि पर्टिकुलरली कोई सप्लाई, किसी सप्लाई को कब वो सप्लाई हैपन हुई है, कि कई बार होता है कि टैक्सेस में चेंजेस आते हैं, तो हम उस पर किस रेट से टैक्स एप्लीकेबल करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या कंसिडर करना है, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है? टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है, गुड्स ऑफ सर्विस का अलग, सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विस का अलग, सप्लाई ऑफ गुड्स का अलग, अंडर फॉरवर्ड चार्ज और अंडर रिवर्स चार्ज। क्लियर? फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई ऑफ गुड्स किसकी कैसे कंसिडर होता है, कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस किसके लिए है, ये फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? रिवर्स चार्ज में जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस और 30 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ इनवॉइस और द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो 30 डेज में जिस दिन से इनवॉइस इशू हुआ है उसके 30 दिन, या जिस दिन पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, वो किसके लिए हुआ, रिवर्स चार्ज के लिए। क्लियर? फिर आता है सर्विस पे, अगर 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अगर इनवॉइस इशू हो गया, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, क्लियर? अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ, 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस,
डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्लियर? अब रिवर्स चार्ज में सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे होता है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर 30 डेज और नॉट 30 डेज, या तो 30 दिन में या विद इन 30 डेज और विदाउट नॉट इन 30 डेज। ठीक है, वो केस चलेगा। और सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई होती है? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई के 60 डेज तक इनवॉइस इशू हुआ तो उसे हम कंसीडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? फिर आता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई। कॉन्टिन्यूस सप्लाई कैसे कंसीडर करेंगे कि 30 दिन से 3 मंथ से ज्यादा कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये मेजरली किसके लिए आता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। कॉन्टिन्यूस सप्लाई किसके लिए टर्म करते हैं? वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 30 दिन के 3 मंथ से ज्यादा का कोई कॉन्ट्रैक्टेड इट इज कंसीडर एज ए कॉन्टिन्यूस सप्लाई। उसमें हम पेमेंट कैसे कंसीडर, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंसीडर करेंगे? अगर पेमेंट की ड्यू डेट सर्टेनेबल है, पेमेंट की ड्यू डेट सर्टेनेबल है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के टाइम पे या उससे पहले, क्लियर, इनवॉइस इशू होना चाहिए। ठीक है, अगर ड्यू डेट सर्टेनेबल नहीं है, ड्यू डेट सर्टेनेबल नहीं है तो जो कंप्लीशन है, सर्विस का कंप्लीशन है, उसे कंसीडर करेंगे। क्लियर? फिर आता है वाउचर्स। वाउचर्स के केस में अगर वाउचर्स की डेट आइडेंटिफाइबल है, वाउचर्स की डेट आइडेंटिफाइबल है तो उसे हम कंसीडर करेंगे जिस दिन इशू किए गए वाउचर्स, जिस दिन वाउचर्स इशू किए गए हैं। क्लियर? अगर वाउचर्स की डेट अनसर्टेनेबल है, वाउचर्स की डेट आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। क्लियर? इन सब प्रोविजन को आज के सेशन में हमने डिस्कस भी किया और इनके क्वेश्चन भी सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले प्लेस ऑफ सप्लाई को और नेचर ऑफ सप्लाई को। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय द सीरीज एंड if you want these PDFs, send your PDF request to the official number of NRK9 and email ID. And please subscribe the channel and press the bell icon to get every update. इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, आपके एग्जाम्स के लिए हर एक चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। So dear students, get ready for the next session and thank you everyone.